नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। खबर है पड़ोसी देश श्रीलंका की, जहां जो आर्थिक और राजनीतिक संकट है वो और ज़्यादा गहरा गया है। राष्ट्रपति जिनको इस्तीफा देना था, बिना इस्तीफा दिए देश छोड़कर वो भाग गए हैं। बीबीसी की रिपोर्ट में पढ़ रही थी, पता चला है कि मालदीव्स वो पहुँच गए हैं। यानी आज की तारीख में वो देश छोड़कर जाकर दूसरे देश भी पहुँच चुके हैं। इसके अलावा जो मिलिट्री एक जेट है, ये बताया जा रहा है, उसमें सवार होकर वो देश छोड़ के भाग गए। इसकी एक दलील ये बताई जा रही है बिना इस्तीफे की कि अगर वो इस्तीफा देके जाते, तो अगर वो राष्ट्रपति नहीं रहते तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता था नए एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए, और इस गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने इस्तीफा बिना दिए हुए देश छोड़कर वो भाग गए हैं। लेकिन क्या सिर्फ इस बात से कि अब जो राजपक्षे जो परिवार था, उसका जो पूरा एक आधिपत्य था श्रीलंका के ऊपर, वो तो ख़त्म हो चुका, लेकिन क्या इस ख़ानदान के सिर्फ तस्वीर से गायब हो जाने से जो तमाम तरह की तकलीफ़ें, परेशानियां जो श्रीलंका के लोगों की हैं, क्या वो हल हो जाएंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है जो आज हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है पिछले कई महीनों से श्रीलंका में जो हालात हैं वो बदतरीन हालात हैं। यानी श्रीलंका एक तरह से दक्षिण एशिया के लिए एक तरह की बहुत कामयाब कहानी थी, एक सक्सेस स्टोरी थी। वहाँ लोगों के जो रहन सहन का तरीका था वो बहुत बेहतरीन था। और एक आइलैंड नेशन है, ये एक द्वीप है श्रीलंका, 2 करोड़ से कुछ ज़्यादा की आबादी है। लेकिन जो राजपक्षे परिवार है, उसके अलावा जो वहाँ पर पॉलिटिकल जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसकी बदतरीन नीतियों की वजह से, जिन नीतियों में शामिल था खासकर कोविड-19 के बाद के दिनों में जो पर्यटन पर, टूरिज़्म पर आधारित ये पूरा देश, उसकी इकोनॉमी पूरी तरीके से चरमरा गई। भारत की बिल्कुल एक तरह से मैं कहूँगी एक मॉडल को अपनाते हुए एक मेजॉरिटेरियनिज़्म, बहुसंख्यकवाद की जो राजनीति थी, उसमें किस तरह से जो वहाँ तमिल आबादी है, इसके अलावा जो मुस्लिम आबादी है, उसके ख़िलाफ़ जो एक कैंपेन था, और जो सिंघालीज़ आबादी है उसको खुश करने की लगातार कोशिश करते हुए पूरी अर्थव्यवस्था इस मुहाने पे आ गई, जहाँ वहाँ पर लाखों की तादाद में लोग सड़क पर निकल आए। भी फिलहाल ये तस्वीरें आप ये देखिए कि इन तस्वीरों में, हालांकि ये बात की ज़रूर दाद देनी पड़ेगी कि अभी तक, यानी आप सोचिए कई दिन गुजर चुके हैं इन विरोध प्रदर्शनों को, उसके बावजूद भी न हिंसा की कोई बात हुई है, न ही कोई जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये पूरा गुस्सा जो सत्ता है, जो वहाँ एस्टेब्लिशमेंट है, सिर्फ उस पर निकल रहा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री के घर तक के जला देने की खबरें हमें आईं, वो हमने खुद देखा। तो इस पूरे माहौल में अब श्रीलंका इस वक्त कहाँ जा रहा है, ये बात समझने वाली है। इसके अलावा मैं ये भी देख रही थी कि गोटाबाया जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, उनके भाई और पूर्व वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे ने भी घर छोड़ दिया है, देश छोड़ दिया है, और ख़बरें ये आ रही हैं कि शायद वो अमेरिका चले गए हैं। तो जो आम लोग हैं, उन्होंने राष्ट्रपति भवन पर एक तरह से धावा बोला, लेकिन फिर भी नुकसान नहीं पहुंचाया। हमने देखा लोग वहां पर स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, जो शाही जो बिस्तर हैं उन पर लेट कर बैठ कर देख रहे थे। अभी भी आप ये देखिए कि जो राष्ट्रपति की कुर्सी है उस पर एक एक करके एक तरह से लोग उसको एक तजुर्बा करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये देख रही थी कि वहाँ पर जो लोगों के बयान आ रहे थे, ज़मीन पर जो पत्रकार हैं जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो बता रहे थे कि किस तरीके से जो आम लोग हैं, जो आम परिवार हैं, वो वहाँ पहुँच रहे हैं, अपने बच्चों को साथ लेकर पहुँच रहे हैं नज़ारा दिखाने के लिए। उन्होंने कहा कि हमारी तमाम तकलीफ़ों की वजह ये जो सत्ता है, जो राष्ट्रपति हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो हैं। तो फिलहाल प्रधानमंत्री को तो अपनी सत्ता वो सौंप गए हैं, लेकिन आगे अब क्या होगा? क्या जो विपक्ष है वहाँ का, वो हालात को संभाल पाएगा? क्या इस परिवार के वहाँ चले जाने से, कुर्सी छोड़ देने से, क्या तमाम हालात बेहतर हो जाएंगे? इन तमाम सवालों के हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। 1948 में श्रीलंका एक वो देश है जहाँ की ब्रिटिश शासन से ये आज़ाद हुआ, और 3 तरह की एथनिसिटीज़ या मैं कहूँगी नस्लें हैं यहाँ पर। एक तो सिंघाला ग्रुप है, इसके अलावा तमिल हैं और मुस्लिम हैं। 2 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, और यही तमाम बनाते हैं। और ये जो पूरा जो तमिल, एक तरह से वहाँ पर एक आंदोलन चला, अलगाववादी जो विद्रोही थे, उस पूरी जंग को जब 2009 में ये जंग पूरी ख़त्म हुई, तो जो महिंदा राजपक्षे थे वो एक तरह के हीरो के तौर पर वो बाहर आए, और ख़ासकर जो सिंगला जो बहुसंख्यक समुदाय है उनकी नज़र में। और आप ये सोचिए कि तब से लेकर 2009 से 2022 तक किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग करके इस पूरे परिवार ने आम लोगों का जो विश्वास है वो खोया, और लोगों को परेशानी इस हद तक हो गई कि वहाँ पर जो खाने पीने का सामान, इसके अलावा दवाइयाँ, ट्रांसपोर्टेशन, जो ईंधन है, वो
तमाम तरह से लोगों को इतनी परेशानी हुई कि स्कूल बंद करने पड़े, लोग दफ्तर भी नहीं जा रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग मोहताज हो रहे हैं। यानी पूरे देश के बनने और तबाह होने की कहानी हमारे सामने है। और आपने वो कार्यक्रम ज़रूर देखा होगा जिसमें मैंने इस बात का जिक्र किया था कि भारत, हालांकि उसका जो अपना साइज़ है, अपना आकार है और जो आबादी है, वो कितने गुना ज़्यादा है श्रीलंका से, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया के हर देश के लिए ये एक चेतावनी है कि देश जब बहुसंख्यकवाद की राजनीति पर चलता है, तुष्टीकरण की राजनीति पर चलता है, सत्ता में बने रहने के लिए जब सरकारें सब कुछ करती हैं, तो किस तरह से देश और समाज दिवालिया हो जाते हैं। मेरे साथ सिद्धार्थ वरदराजन, द वायर के फाउंडिंग एडिटर मौजूद हैं, जो कि श्रीलंका की राजनीति को बहुत नज़दीक से देखते रहे हैं। मैं सिद्धार्थ के ज़रिए समझने की इस बात को ये कोशिश करूँगी कि अब जो आने वाले मौजूदा हालात हैं उन्हें किस तरह से देखा जाए। सिद्धार्थ, क्या ये दलील काफ़ी है जिसमें कहा जा रहा है कि वो इसलिए इस्तीफ़ा नहीं देके गए क्योंकि उन्हें डर था कि उन्हें गिरफ्तार न कर लिया जाए, या आपको लगता है कि तमाम तरह की जिम्मेदारियों से एक तरह से पल्ला झाड़ के पूरा परिवार गायब हो गया, राजपक्षे परिवार? मुझे लगता है कि लोगों के आक्रोश देखने के बाद राजपक्ष परिवार को ये अच्छी तरह से समझ आई कि भाई इस्तीफा देना और सत्ता छोड़ना ही ठीक रहेगा। जाहिर है कि हालात जिस तरह से बन चुके हैं वो श्रीलंका में नहीं रहना चाहते, और कोई मालदीव्स चला गया, कोई अमेरिका चला गया, अब गोटाबाया जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो सिंगापुर चले जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक तरह से सिचुएशन इतनी जल्दी वहां पे डेवलप होता जा रहा है कि अब राजपक्सा गोटाबाया का जाना भी अब एक पुरानी कहानी हो गई है। सवाल ये है कि आज जो सियासी क्राइसिस है, जो पॉलिटिकल क्राइसिस है श्रीलंका में, अगले कदम क्या होने वाले हैं। और कोलंबो में आज सबसे बड़ा सवाल ये है, और मैं पिछले 1-1.5 दिन से मुसलसल लोगों के कांटेक्ट में रहा हूं, कि जो रनिल विक्रमसिंघे हैं, जो जिनको नियुक्त किया गया एज प्राइम मिनिस्टर, जब प्रोटेस्ट वगैरह का दौर शुरू हुआ और तेजी पकड़ने लगा, तो महिंदा राजपक्सा के इस्तीफा के बाद गोटाबाया ने रनिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री बनाया, जो ऑपोजिशन के नेता थे और पहले भी कई दफा पीएम रह चुके हैं। लेकिन रनिल जो है बेहद अनपॉपुलर शख्स हैं, और क्योंकि एक्टिंग प्रेसिडेंट बन चुके हैं, अब मांग लोग उठा रहे हैं कि भाई ये इस्तीफा दें, इनको प्रेसिडेंट के पोस्ट पे नहीं रहना चाहिए, और एक नए सिरे से एक ऑल पार्टी गवर्नमेंट का गठन होना चाहिए थ्रू पार्लियामेंट। और रनिल क्या रुख अपनाएंगे, आज जिस तरह से उनका बयान आया है, उन्होंने जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो अभी तक, जैसे आपने कहा कि पीसफुल रहा है उनका, तब मतलब कि आप समझिए कि लाखों की तादाद में कोलंबो में लोग उतर आए हैं, लेकिन हिंसा नहीं हुई है। फिर भी जो है रनिल ने इनको फाशीवाद, फैशिस्ट ताकतें बोल के इनका अपमान किया, और लोग काफी गुस्से में हैं, और वो चाहते हैं कि रनिल भी अब आने वाले दिनों में कोई ऐसा फॉर्मल या एक हाई लेवल पोस्ट में उनको नहीं रहना चाहिए। तो क्या रनिल इस्तीफा देंगे? ये जो है कोलंबो में आज सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। जी हाँ, लेकिन सिद्धार्थ, इस बड़े सवाल के साथ, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप का जो वहाँ सत्ता का सवाल जब तक हल नहीं होगा, तब तक पेट का सवाल भी हल नहीं होगा। अगर सत्ता वहाँ पर, अगर मैं कहूँगी कि स्थिर सरकार अगर वहाँ नहीं बनती है, तो इस तरह की भी बातें सुनने में आ रही हैं। एक्सपर्ट से कह रहे हैं कि वहाँ हो सकता है खाने के लिए दंगे हो जाएं। एक ऐसा देश जहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ इतना बेहतर था कि लोग बेहतरीन तरीके से रहते थे, छोटा सा देश था, अच्छे तरीके से मैनेज की थी वहाँ की इकोनॉमी वगैरह। आपको ये लगता है कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, बताया जा रहा है कि वहाँ से भी फंड मिलने की जो संभावना है वो कम है, इसको किस तरीके से हम देखें? क्या आपको लगता है कि हालात इस हद तक जा सकते हैं कि वहाँ खाने को लेकर दंगे हो जाएं? सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक सिलसिलेवार ऑर्गेनाइज तरीके से एक स्थिर सरकार का गठन किया जाए। मुझे लगता है कि अब क्योंकि राजपक्सा परिवार वहां से चला गया है, और अगर रनिल विक्रमसिंघे भी इस बात को पहचान लें कि भाई उनके लिए भी अभी कोई जगह नहीं है, और जल्द से जल्द श्रीलंका की जो पार्लियामेंट है वो कन्वीन करे, और एक नए प्रेसिडेंट का चुनाव वो वहाँ के एमपीज करें, और एक ऑल पार्टी बेसिस पे सरकार बने, मुझे लगता है कि यही एक रास्ता है
जहां तक मैं लोगों से बात कर पा रहा हूँ श्रीलंका में, कोलंबो में खास तौर पे, एक लफ्ज बार बार लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई सिचुएशन का डीएस्केलेट होना बहुत जरूरी है, कि जो लोगों का जो स्ट्रगल है वो एक नतीजे तक पहुंच गया कि भाई सरकार वहां से चली गई है, लेकिन अब स्थिरता की आवश्यकता। आपने कहा कि इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब है, आज भी कोलंबो शहर में एसेंशियल गुड्स की कमियां हैं, पेट्रोल के क्यूज हैं, तो फाइनेंशियल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, जाहिर है कि जब तक वहां की एक स्थिर सरकार न बन जाए, आईएमएफ भी और जो श्रीलंका के जो बायलैटरल क्रेडिटर्स हैं वो भी आगे हाथ बढ़ाने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसीलिए जरूरी ये है कि पार्लियामेंट जल्द से जल्द मिले। बात हो रही है कि फ्राइडे तक पार्लियामेंट को कन्वीन किया जाएगा, जहां पे एक ऑल पार्टी बेसिस पे एक नए प्रेसिडेंट का, नए प्राइम मिनिस्टर का चयन किया जाएगा, और यही मुझे लगता है कि रास्ता है। इसके बगैर जो है इकोनॉमिक सिचुएशन और खराब होता हुआ नजर आता है मुझे। एक कहावत है कि जब ये सब गुजर जाएगा तो मैं इस पर कविता लिखूंगी, लेकिन पहले मैं इसका सामना कर लूं। इसलिए बहुत समझना ज़रूरी है कि पोइट्री तो इस पे बाद में लिखी जाएगी, लेकिन फिलहाल जो ये संकट है इससे कैसे उभरा जाए। मोटे तौर पर देखा जाए तो दर्शकों को बता देना मैं चाहती हूँ कि कुछ जो वजहें बताई जा रही हैं कि क्यों आखिर श्रीलंका इस मुहाने पर आ गया। पहली बात तो जो आर्थिक नीतियाँ थीं उसमें खासकर जो कृषि को लेकर जो एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ थी वो बहुत बदतरीन रही श्रीलंका की सरकार की, और ये एक बड़ी वजह है। इसके अलावा जो टैक्स था, चाहे वो कॉरपोरेट हो या जो प्राइवेट टैक्स है वो हो, दोनों को घटा दिया गया, तो जो सरकार की आमदनी थी वो घट गई, और इसलिए भी एक बड़ा संकट ये पैदा हुआ। इसके अलावा एक बड़ी बात जो बताई जा रही है वो कोविड का असर तो जाहिर था ही, क्योंकि टूरिज़्म पे आधारित ये पूरा देश था या इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा था, और जाहिर है लोगों का आना जाना नहीं हुआ। इसके अलावा जो विदेश से जो आम लोग पैसा भेजते थे वो भी आना कम हो गया, ये भी एक बड़ी वजह रही, इसलिए चरमरा गई अर्थव्यवस्था। लेकिन एक बड़ी जो वजह इसमें बताई गई कि वो लोग जो कि तमिल जो वॉर थी 2009 के में जो ख़त्म हुई, उसके जो नायक माने गए, कैसे उन लोगों ने पूरी अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया, और जो बहुसंख्यकवाद है, यानी कि जो वहाँ की जो बहुसंख्यक आबादी है उसको खुश करने के लिए कभी जो वहाँ बुद्धिस्ट मंक थे उनको चांसलर बना दिया गया, एक एंटी टेररिज्म इस तरह का एक्ट बनाया गया जहाँ पर जो मानवाधिकार कार्यकर्ता थे, जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनको फंसाया गया। इसके अलावा जो अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले लोग थे उनको इसके तहत सज़ा दी गई। यानी आपको लग रहा होगा सब कुछ ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में मॉडल एक ही है, जो अथॉरिटेरियन ऑटोक्रेटिक जो सरकारें होती हैं। सिद्धार्थ, क्या यही वजह मानी जाए ये जो इतना बदतरीन जो नाकामी हुई है, ये डाउनफॉल हुआ है श्रीलंका का, या इसके पीछे और भी कोई कहानी है? अरफा जी, बहुसंख्यकवाद पॉलिटिक्स की अपनी एक सीमा होती है। ये एक हद तक आपको सत्ता में रख सकती है, आपका जो है पोजीशन प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन आखिरकार आपको डिलीवर करना है ना। मतलब लोगों की जो उम्मीदें हैं, लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जब तक आप उन एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरेंगे तो लोग आपको सपोर्ट क्यों करेंगे? आप जितना भी सिन्हाला वर्सेस तमिल या हिंदू मुस्लिम कर लीजिए, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक सवाल है कि एक और कि मेजॉरिटेरियनिज्म जो है ये कोई पॉलिसी नहीं है सरकार चलाने वाली। और अक्सर देखा जाता है कि बहुसंख्यकवाद सियासत के साथ साथ एक इनकॉम्पिटेंस, एक अथॉरिटेरियनिज्म, आप मीडिया पे दबाव डालना चाहते हैं, आप तरह तरह के जो है सिविल सोसाइटी पे रिस्ट्रिक्शंस डालने की कोशिश करते हैं। तो जहां आप पूरी तरह से एक अथॉरिटेरियन रिजीम चलाना चाहते हैं तो जाहिर है कि आपकी जो नीतियां हैं, आपकी जो पॉलिसीज हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगी। तो बहुसंख्यकवाद एक तरह से एक जड़ है इसका, लेकिन जो राजपक्सा जो परिवारवाद है, जो क्रोनिज्म है, जो क्लाइंटलिज्म है, इन तमाम चीज़ों ने जो है श्रीलंकन इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। और अब जो है सवाल मुझे लगता है कि पार्लियामेंट के अंदर हकीकत ये भी है कि एसएलपीपी जो राजपक्सा साहब की पार्टी है, मेजॉरिटी तो उन्हीं की है, और श्रीलंका के संविधान के तहत अगले प्रेसिडेंट का चयन मेजॉरिटी वोट पार्लियामेंट के अंदर ये तय करेगा। और मुझे लगता है कि अगर एसएलपीपी थोड़ी समझदारी के साथ, अक्लमंदी के साथ काम करे तो इस बात को अवॉइड उनको करना पड़ेगा कि दोबारा किसी राजपक्ष किस्म की गवर्नमेंट ना बनाए। आज भी कोशिश की जा रही है कि
राजपक्ष की का जो नॉमिनी है वो अपने आप को एक तरह से एक एंटी राजपक्सा एक रोल उन्होंने अदा किया, ये और वो शायद अगला प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि समझदारी के साथ लोगों के मूड को समझते हुए अगर श्रीलंका के जो एमपीज हैं इस बात को समझ लें और एक ऐसे नतीजे पे पहुंचे जहां पे एक ऑल पार्टी गवर्नमेंट बन जाए जो फिर आईएमएफ से बातचीत करे, और जो बड़े सवाल है आपने उठाए, बहुसंख्यकवाद, अथॉरिटेरियनिज्म, क्रोनिज्म, इन तमाम चीजों को अगले चुनाव के बाद रिजॉल्व किया जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन अभी मुझे लगता है कि प्राथमिकता ये है कि एक ऐसी सरकार बने जिसमें लोगों का विश्वास हो, जिसमें राजपक्सा का कोई इन्फ्लुएंस ना हो उस परिवार का, और जो एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव के रूप में आईएमएफ से बात करे, क्रेडिटर से बात करे, ताकि जो इकोनॉमिक हालात हैं श्रीलंका के उनको सुधारने की कोशिश की जाए। और उम्मीद है कि जो बहुसंख्यक आबादी है वहाँ की सिंघालेज आबादी, उसे समझ आ रही होगी कि सिर्फ बुर्का बैन कर देने से, मंक्स को चांसलर बना देने से, जो असहमति की आवाज़ें हैं उनको दबा देने से जो देश के हालात है वो सुधर नहीं सकते, और इस हद तक बात आ सकती है। बिल्कुल आखिरी बात एकदम संक्षेप में, क्या भारत के लिए भी कोई सबक है इसमें? भारत के लिए तो सबक है ही, क्योंकि बहुसंख्यकवाद, जैसे हमने कहा कि ये कोई समाधान नहीं है समाज की समस्याओं के लिए। लोगों के सामने आर्थिक चेतावनियां हैं, आप जब तक उनको रिजॉल्व नहीं करोगे तब तक आपका जो मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स है, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स, सिनलीज बुद्धिस्ट या जो भी हो, समाज में जो भी डिवीजन को आप एक्सप्लॉइट करके सत्ता में रहना चाहते हैं, ये आपको पूरी तरह से महफूज नहीं रखेगा। और जब तक आप लोगों की आवाज को ना सुने और जब तक आप उनके कंसर्न्स को एड्रेस नहीं करते, तब तक जो है ये हमेशा एक खतरा रहेगा। आपकी मेजॉरिटी चाहे जितनी बड़ी हो, मतलब गोटाबाया और राजपक्सा जो एसएलपीपी उनकी पार्टी है, 2020 के चुनाव में शायद 60% वोट उनको मिला। तो लेकिन एंड में ये इससे क्या हासिल हो, एंड में आप जलील होके आपको भागना पड़ा, आपको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। तो जब तक आप लोगों के इश्यूज को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक आप सत्ता में नहीं रह सकते। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिद्धार्थ वरदराजन। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।